सर स्क्रीन शो हो रही। हाँ हाँ, हो रही है। इसको रोटेट कर लीजिए, या फुल स्क्रीन जैसे भी होता है आपके ऐप में वैसे कर लीजिए। हाँ, ठीक। ठीक है, देखिए आप लोगों ने ये टॉपिक एक बार पहले भी शायद मुझे लगता है नेहा पटेल ने ये प्रेजेंट किया था। सर ये आलोक सही। ने किया था। अच्छा, आलोक ने किया था। ठीक। सेमेस्टर सिस्टम और ग्रेडिंग सिस्टम, जो कि इस समय अभी एनईपी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एक आप लोगों को भी बार बार ये ट्रेंड कर रहा होगा कि सीबीसीएस वाला एक नया कॉन्सेप्ट आने वाला है, जो कि अभी लागू हुआ था कई यूनिवर्सिटीज़ में, यूजी लेवल पे हुआ था, यूजी लेवल पे बात चल रही थी। लेकिन अब वो पीजी से लेके हाँ बीएड एमएड यानी टीचर एजुकेशन में भी शुरुआत करने की उसकी कोशिश की जा रही है, जिससे क्या होगा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं और वो साइंस स्ट्रीम के हैं और वो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी उस सब्जेक्ट के लिए उनको क्रेडिट उतने ही मिलेंगे जो एज अपनी स्ट्रीम में पढ़ते हुए वो दूसरा सब्जेक्ट भी सीख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो नया कॉन्सेप्ट आया है। बाकी सेमेस्टर सिस्टम ग्रेडिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक आप लोग क्लासरूम में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो लक्ष्मी आप शुरू करिए। यस। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक तरह से इवोल्यूशन का न्यू ट्रेंड्स है, जैसे सेमेस्टर सिस्टम एंड ग्रेडिंग सिस्टम। इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे जो इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है सीबीसीएस के थ्रू, तो वो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे सेमेस्टर सिस्टम एंड ग्रेडिंग सिस्टम। इसमें जो कंटेंट है उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेमेस्टर प्रणाली की शुरुआत क्यों हुई, ऐसे क्या वजह थी जिससे सेमेस्टर प्रणाली हमें शुरू करनी पड़ी। फिर भारत में सेमेस्टर प्रणाली की शुरुआत कब हुई, सेमेस्टर प्रणाली का परिचय, सेमेस्टर प्रणाली की परिभाषा, सेमेस्टर प्रणाली के उद्देश्य, सेमेस्टर प्रणाली के प्रकार, कौन कौन से प्रकार हैं, सेमेस्टर प्रणाली के लाभ, फिर सेमेस्टर प्रणाली के दोष, फिर नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेडिंग प्रणाली। इसको हिंदी में हम अनुपस्थिति प्रणाली भी कहते हैं। तो ग्रेडिंग प्रणाली की आवश्यकता हमें क्यों हुई, ग्रेडिंग प्रणाली का सुझाव किन किन, मतलब कौन कौन से आयोग आए जिन्होंने रिकमेंडेशन दी कि ग्रेडिंग प्रणाली होनी चाहिए। फिर ग्रेडिंग प्रणाली के आवंटन के आधार, कि ग्रेडिंग प्रणाली जो बच्चों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं ग्रेड्स, वो किसके अकॉर्डिंग दिए जा रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जैसे डायरेक्ट ग्रेडिंग, इनडायरेक्ट ग्रेडिंग या रिलेटिव या एब्सोल्यूट ग्रेडिंग, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है ग्रेडिंग प्रणाली के लाभ, कौन कौन से लाभ है हमें ग्रेडिंग प्रणाली से। फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे सीबीसीएस। तो ये जो टॉपिक है उसको हम ब्रीफ में थोड़ा सा जानेंगे कि इवोल्यूशन, क्योंकि ये टॉपिक ही है इवोल्यूशन का, तो थोड़ा सा जानेंगे कि इवोल्यूशन क्या होता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि एजुके जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम बच्चों के बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश करते हैं। कोई भी हम कंटेंट टीचर अगर पढ़ाता है तो सबसे पहले वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है कि वो स्टूडेंट के अंदर कौन कौन से चेंजेस लाना चाहता है, और इवोल्यूशन के थ्रू वो ये जानने की कोशिश करता है कि उसने जो भी पढ़ाया है या जो भी उसने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे बच्चों के बिहेवियर में चेंज लाने के लिए, तो वो क्या, उन्होंने कितने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है। इवोल्यूशन हम ये कह सकते हैं दोनों के लिए होता है, टीचर और स्टूडेंट दोनों का इवोल्यूशन होता है, कि जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव बनाए थे वो टीचर्स ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया है या नहीं किया है, या स्टूडेंट ने कितना अचीव किया है, कितना उसने सीखा है। तो इवोल्यूशन में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, पहला है मेजरमेंट और सेकंड है असेसमेंट। तो मेजरमेंट में क्या होता है कि जो भी इवोल्यूशन होता है वो एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। जैसे हम लोग बात करते हैं नंबर्स की, जब हमें किसी भी टॉपिक के लिए अगर कोई टेस्ट होता है तो उसमें नंबर्स दिए जाते हैं, तो जो भी डेटा हम नंबर्स के फॉर्म में पाते हैं वो एक
क्वांटिटेटिव टर्म्स होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने कोई टेस्ट लिया बच्चों का, उसमें किसी के 33% आ गए, किसी के 75% आ गए। तो अगर 33% आ गए तो हम ये क्राइटेरिया फिक्स होता है कि वो पास हो गया। 75% आ गए तो हम कह देते हैं कि उसकी डिक्टेंशन आ गई। तो जो जब भी हमें कोई डेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में मिलता है तो उसे हम मेजरमेंट के अंदर रखते हैं। लेकिन असेसमेंट, फिर इवोल्यूशन में नया टर्म ऐड हुआ, असेसमेंट। असेसमेंट क्यों ऐड हुआ? क्योंकि न्यूमेरिक जो भी मेजरमेंट था उसमें हमें कुछ चीजों का तो इवोल्यूशन हो जाता था, लेकिन लर्निंग में क्या होता है कि हमें बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना होता है। तो हम सारे जो भी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट होते हैं, हम सब कुछ मेजरमेंट के थ्रू मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए नया टर्म्स आया, असेसमेंट को उसमें ऐड किया गया। असेसमेंट में क्या होता है कि ये पूरे साल चलता रहता है। हम कह सकते हैं कि ये एक पार्ट है इवोल्यूशन का, ये पूरे साल चलता रहता है। जैसे जिन चीजों को हम नंबर्स के थ्रू मेजर नहीं कर सकते हैं उनको हम असेसमेंट के थ्रू मेजर करते हैं। जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उनमें कुछ इनेट एबिलिटीज होती हैं जो उनको मतलब जन्म से ही मिलती हैं, सबके अंदर वो क्वालिटीज नहीं होती। तो सबका क्लास में बिहेवियर अलग होता है, सबके काम करने का तरीका अलग होता है। तो ये टीचर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के बिहाफ पे उसको जज करता है। ऐसा टीचर नहीं करता है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी काम में अच्छा है तो वो ये मान ले कि नहीं दूसरा भी इसी काम में अच्छा होगा। तो इन चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए जो नया टर्म आया है इवोल्यूशन में ऐड हुआ है वो है असेसमेंट। फिर नेक्स्ट है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में क्या होता है, दोनों का कंपाइल करके, जैसे मेजरमेंट और असेसमेंट दोनों के थ्रू हम ये देखते हैं कि बच्चे ने कितना अचीव किया है, कितनी उसने लर्निंग की है, क्या उसका लर्निंग आउटकम्स आया है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इवोल्यूशन एक पासिंग जजमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ सेट ऑफ स्टैंडर्ड। जैसे कुछ स्टैंडर्ड फिक्स होते हैं, या हम मान लें कि हम ग्रेडिंग के थ्रू इवोल्यूशन कर रहे हैं या मार्किंग सिस्टम के थ्रू कर रहे हैं, तो उसका अलग अलग क्राइटेरिया फिक्स होता है कि जैसे 33% तो आप पास हो गए, फिर अगर 60% तो आप फर्स्ट हो गए। ऐसे ग्रेडिंग में कुछ पॉइंट्स मिलते हैं कि ए ग्रेड मिला आपको, बी ग्रेड मिला, तो ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो इवोल्यूशन मेन होता है कि कुछ क्राइटेरिया फिक्स होता है और उसके थ्रू हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे ने एंड ऑफ द ईयर कितना सीखा है, या टीचर अपने ऑब्जेक्टिव्स को कितना पूरा कर पाया है। नेक्स्ट है टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन इवोल्यूशन एंड असेसमेंट। जैसे बहुत सारे तरीके होते हैं असेसमेंट करने के, बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स टीचर यूज करता है क्लास में, भले ही स्टूडेंट को पता ना चल पाए लेकिन वो लगातार यूज करता रहता है। तो इसमें जैसे टूल्स हैं कुछ, जैसे पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो में क्या होता है कि जो भी लर्निंग परफॉर्मेंस है वो एक रिकॉर्ड बनाया जाता है स्टूडेंट का। उसमें जितनी भी एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक उसकी अचीवमेंट होती है उनको, जैसे कोई स्टूडेंट 1 से लेके 12 तक किसी स्कूल में पढ़ रहा है तो उसका पूरा रिकॉर्ड होता है कि उसने फर्स्ट क्लास में कैसा अचीवमेंट रहा, उसका एकेडमिक कैसे लर्निंग आउटकम्स रहे, फिर सेकंड में देखता है कि उसमें कुछ सुधार आया। तो इस तरीके के रिकॉर्ड होते हैं। तो अगर कोई नया टीचर बीच सेशन में आ जाता है तो उसको पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट पहले कैसा रहा है, पहले कैसे किस तरीके से इसने सीखा है और कितना अचीव किया है। नेक्स्ट पॉइंट है चेकलिस्ट। जैसे चेकलिस्ट हम यूज करते हैं, जैसे मान लो कि कोई भी क्लास में कोई प्रोजेक्ट दिया गया, हमारे ग्रुप में दिया गया, तो टीचर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख लेता है साइड में, और फिर उनके थ्रू जज करता है, उनको स्टूडेंट से फिल करवा लेता है और फिर उनके थ्रू जज करता है कि कौन से स्टूडेंट में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है। फिर नेक्स्ट है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में क्या होता है, जैसे वो कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर लेता है कि जैसे उसमें आउट ऑफ 5 में कितने रेट देना है या आउट ऑफ 10 में कितना रेट देना है। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंशन करके और फिर वो जानने की कोशिश करता है कि स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा है या उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, ये सब उसके थ्रू मेजर करता है। मेनली ये जो टेक्निक्स यूज होती है वो असेसमेंट में यूज होती हैं। फिर नेक्स्ट है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या होता है कि जैसे क्लास में किसी बच्चे ने कोई घटना हो गई क्लास में, जैसे किसी से लड़ाई हो गई या कुछ हो गया, तो
ये डेटा भी रिकॉर्ड रहता है कि मतलब एक शॉर्ट स्टोरी के टर्म में डेटा रिकॉर्ड रहता है कि किसी बच्चे ने किसी बच्चे का क्लास में कैसा बिहेवियर रहा होगा। फिर नेक्स्ट है शेड्यूल। शेड्यूल के थ्रू भी एक टूल की तरह हम यूज करते हैं। इसमें भी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा है या उसने साल भर में कैसे किन चीजों को अचीव किया है। फिर क्वेश्चन आयर, जैसे हम ये जो इधर लिखी हुई है टेक्निक्स, इन टेक्निक्स में हम इन टूल्स को कहीं ना कहीं यूज करते रहते हैं। जैसे ऑब्जर्वेशन है, तो ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। और जैसे क्लास में बच्चे किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से टीचर से बात करते हैं, तो ये टीचर लगातार ऑब्जर्व करता रहता है। फिर टीचर आपको असाइनमेंट देता है, असाइनमेंट के थ्रू वो आपको असेस करता है। जैसे इंटरनल असेसमेंट होता है, वो किसके अंतर्गत आ जाता है, असाइनमेंट के अंतर्गत। जैसे किसी बच्चे ने, अगर टीचर ने टाइम एक बाउंड कर दिया कि आपको इतने टाइम पे असाइनमेंट देना है, या कई कई बच्चों को एक ही टॉपिक डिवाइड कर दिए गए, तो उनमें असाइनमेंट जब जमा होते हैं तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन होता है कि किसने अच्छा किया। तो इस तरीके से स्टूडेंट में कंपैरिजन हो जाता है, या असाइनमेंट के थ्रू भी असेसमेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वर्क। जैसे अगर हमने स्टूडेंट को कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया, जैसे ग्रुप में, कब कहीं कहीं हम टॉपिक्स, जैसे फर्स्ट ईयर में हम लोग थे तो टॉपिक ग्रुप में दिए जाते थे, तो उससे ये पता चलता है कि स्टूडेंट ने अपने ग्रुप में किस तरीके का काम किया, मतलब अपनी सहभागिता दी या नहीं दी, कि सिर्फ एक ही ग्रुप मेंबर काम कर रहा है। या जैसे इंटर्नशिप में हम लोग गए तो एक तरीके का ये प्रोजेक्ट था हम लोगों के लिए, कि हम लोगों को ये इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है इतने दिन में, और 4 लोग या 5 लोग का ग्रुप बना के दिया। तो उससे भी हमारा कहीं ना कहीं असेसमेंट हुआ कि हमारा वहाँ पे टीचर्स के प्रति कैसा बिहेवियर था, या हमने किस तरीके की टीचिंग की, या हमारे ग्रुप मेंबर्स ने बताया कि इस ग्रुप मेंबर ने ऐसा काम किया। तो ये भी एक असेसमेंट का तरीका है। फिर नेक्स्ट है इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू का मतलब हम यहाँ पे इस तरीके से लगा सकते हैं कि अगर टीचर आपको क्लास में कुछ पढ़ा रहा है तो उसने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए। जैसे असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग में ये सब कॉन्सेप्ट यूज होता है कि जैसे टीचर ने आपसे इंस्ट्रक्शन के दौरान कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, आपने बता दिया, तो टीचर को ये पता चल जाता है कि इस स्टूडेंट को कुछ प्रीवियस नॉलेज है इस टॉपिक के लिए। तो वो ये जानने की कोशिश करता है कि कौन सा स्टूडेंट इस टॉपिक को पहले से जानता है, या कौन सा स्टूडेंट इस टॉपिक के लिए नया है, मतलब उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। नेक्स्ट है डिबेट। जैसे टीचर अगर क्लास में कोई डिबेट कराता है, कोई टॉपिक दे देता है, उसमें डिबेट होती है, तो वो ये जान जाता है कि कौन सा स्टूडेंट मतलब अच्छे से बोल सकता है, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकता है, कौन सा स्टूडेंट क्लास में नहीं बोल सकता है। तो इसके थ्रू भी वो ऑब्जर्वेशन करके असेसमेंट कर सकता है। फिर नेक्स्ट है टेस्ट या एग्जामिनेशन। इवोल्यूशन का सबसे मेन पार्ट होता है टेस्ट या एग्जामिनेशन। तो इसके थ्रू हमें पूरे साल का ब्यौरा पता चल जाता है कि हमने क्या सीखा और क्या अचीव किया। तो टेस्ट या एग्जामिनेशन मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है अचीवमेंट टेस्ट, सेकेंड है डायग्नोस्टिक टेस्ट, और लास्ट है प्रोग्नोस्टिक टेस्ट। तो अचीवमेंट टेस्ट में क्या होता है, इसमें 2 तरीके के टेस्ट होते हैं, एक स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, एक टीचर मेड टेस्ट होते हैं। तो जो स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, जैसे उसमें इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट या इंटरेस्ट टेस्ट, कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं जिनको हम अप्लाई करके जान सकते हैं कि स्टूडेंट कैसा है या किस कैटेगरी का है। ऐसे इसमें अचीवमेंट टेस्ट में होते हैं टीचर मेड टेस्ट, जो टीचर के थ्रू बनाए जाते हैं अपने बच्चों का एवोल्यूशन करने के लिए। तो उसमें हम रिटर्न एग्जामिनेशन करा सकते हैं, ओरल एग्जामिनेशन करा सकते हैं, या उसमें हम कुछ प्रैक्टिकल वर्क करा सकते हैं, उसके थ्रू हम बच्चों को असेस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट मेनली असेसमेंट में यूज किया जाता है कि आपको जो सिखाया जा रहा है उसको सीखने में, लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने में आपको कितनी कठिनाइयां आ रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं। तो ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो टीचर के लिए भी हो सकता है और स्टूडेंट के लिए भी हो सकता है। जैसे टीचर आपको पढ़ा रहा है तो वो ये, अगर आप लोग उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो वो ये कोशिश करेगा कि मेरे टीचिंग मेथड्स में क्या प्रॉब्लम है, मैं अपने टीचिंग मेथड्स को किस तरीके से चेंज करूं कि मैं बच्चों को अच्छे से समझा सकूं। और स्टूडेंट, जैसे सारे स्टूडेंट एक साथ हो सकता है एक ही मेथड से ना समझ पाए, तो कुछ स्टूडेंट समझ लेंगे और कुछ स्टूडेंट नहीं समझ पाएंगे। तो ये टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। फिर होता है प्रोग्नोस्टिक टेस्ट। प्रोग्नोस्टिक टेस्ट मेनली आपको ये बताता है कि आप फर्दर, जैसे आपने कोई एकेडमिक एकेडमिक कोर्स कर लिया, उसके बाद आप
फर्दर क्या कर सकते हैं, उसके लिए ये टेस्ट बताता है कि आप किस फील्ड में जा सकते हैं। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, सेमेस्टर प्रणाली की शुरुआत। सेमेस्टर प्रणाली की शुरुआत क्यों हुई? जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारे एग्जामिनेशन जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें सेमेस्टर प्रणाली किसके अगेंस्ट में आई थी? जैसे एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम होते थे तो उसमें उसके थ्रू उसमें कुछ कमियां रही होंगी, तभी सेमेस्टर प्रणाली की शुरुआत हुई है। तो जैसे एनुअल एग्जामिनेशन में होता था कि कुछ कोर्सेज 1 वर्ष के होते हैं, कुछ 2 वर्ष के होते हैं और कुछ 3 वर्ष के होते हैं। जैसे अभी अगर हम बात करें तो जैसे बीए है वो 3 वर्ष का होता है, उसमें मतलब एनुअली एग्जाम होते हैं। और जो जैसे एमए वगैरह है तो उसमें जो ग्रैंड टोटल बनता है वो 2 साल में बनता है। तो इस तरीके की चीजें हमारी वार्षिक परीक्षा में होती थी। तो उससे क्या होता था कि वार्षिक परीक्षा में हमें साल भर एक ही कोर्स को पढ़ना पड़ता है और एट एंड में हमें एग्जाम देना होता है। तो उसमें जो भी दोस्त दोस्त हैं उन दोस्तों को हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से दोस्त थे जिससे सेमेस्टर प्रणाली की शुरुआत हुई। वार्षिक प्रणाली के दोस्त। तो वार्षिक प्रणाली में कौन कौन से दोस्त थे जिससे सेमेस्टर प्रणाली की शुरुआत हुई? तो इसमें जो पहला दोस्त है वो ये है, वार्षिक प्रणाली में सम्मिलित पाठ्य वस्तु का अत्यधिक व्यापक व विस्तृत होना। जैसे हमने कोई भी कोर्स चूज कर लिया, एजुकेशनल प्रोग्राम का कोई भी कोर्स चूज किया, जैसे एमए का कोई कोर्स लिया या एमएससी का, या हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसमें 4 4 साल के कोर्स होते हैं। तो अब सेमेस्टर वाइज होने लगा, नहीं तो पहले ईयरली वाइज एनुअल एग्जाम होते थे। तो उसमें क्या होता था कि जो भी कोर्स होता था वो पूरे साल हमें पढ़ना होता था, उसी कोर्स को हमें पूरे साल पढ़ना होता था। तो जो भी विषय वस्तु हो जाती थी वो बहुत ही मतलब ब्रॉड हो जाती थी, जिसको हम लोग पढ़ते थे, कुछ भूल जाते हैं फिर पढ़ते हैं, फिर कुछ भूल जाते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम हमारे एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम में आती हैं। तो जब एग्जाम होते हैं हम लोगों के तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम लोग साल भर पढ़ते हैं उसका पूरा पार्ट हम लोग एग्जामिनेशन टाइम पे नहीं पढ़ पाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम जो भी इस प्रोग्राम के थ्रू सीखना चाहते थे वो शायद पूरी तरीके से नहीं सीख पाए, या जो भी हमारा टेस्ट पेपर बनाया जाता है वो पूरे कोर्स से नहीं बनाया जाता। हो सकता है कि उसका थोड़ा सा पार्ट लेके क्वेश्चन पेपर टीचर बना दे, तो उसका सही तरीके से एवोल्यूशन नहीं हो पाता है। तो ये एक सबसे बड़ा दोष है। नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक कार्यक्रम की अवधि का अधिक होना। जैसे इसमें बात की गई कि कोई कोर्स 1 साल का होता है, कोई 2 साल का होता है, कोई 3 साल का होता है, कोई 4 साल का होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ड्यूरेशन हो जाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, जो ड्यूरेशन हो जाता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते समय टीचर भी मतलब जैसे कोर्स पूरा हो गया तो अब वो क्या करे, फ्री हो गया, तो वो एक तरीके से मतलब बोर होने लगता है। अब वो नया क्या करे, इसमें अब क्या पढ़ाए, कोर्स खत्म होने के बाद उसके सामने ये स्थिति आ जाती है कि अब वो आगे क्या करे, या तो उसी कोर्स को रिपीट करे। तो स्टूडेंट भी उस चीज को पढ़ना नहीं चाहते हैं और टीचर भी कहीं ना कहीं उस चीज को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम में आती है। फिर नेक्स्ट है पाठ्यक्रम में निरंतरता का अभाव। ये भी इस वजह से आता है क्योंकि उसकी अवधि 1 साल होती है, 1 साल बाद उसका पेपर होता है। तो जो भी करिकुलम होता है उसमें जैसे हमने कुछ पढ़ लिया, फिर टीचर सोचेगा अभी तो बहुत टाइम है, हम इसको थोड़े दिन बाद पढ़ लेंगे फिर कोर्स कर लेंगे। तो जो भी कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वो कहीं ना कहीं मतलब रुकावट आ जाती है उसमें, वो कहीं ना कहीं बाधित होता रहता है। जैसे हमने 1 हफ्ते अच्छे से पढ़ाई कर ली, फिर सोचेंगे कि अभी तो बहुत टाइम है, थोड़ा सा रुक जाते हैं फिर पढ़ लेंगे, जब एग्जाम आएगा तब पढ़ लेंगे। तो इस तरीके की चीजें एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम में आती हैं। फिर नेक्स्ट है शिक्षा प्रक्रिया का परीक्षा केंद्रित होना। जो भी हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है यहाँ पे एनुअल एग्जामिनेशन, उसमें जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो पूरी तरीके से एग्जाम पे डिपेंड हो जाती है कि हमें परीक्षा देनी है, हमें उसमें पास होना है, हमें उसमें अच्छे नंबर लाने हैं। जैसे साल भर में जब एक बार परीक्षा होती है तो हम लोग पढ़ते रहते हैं और ये सोचते हैं कि हम एग्जाम टाइम अच्छा पढ़ लेंगे और अच्छे नंबर आ जाएंगे। मतलब हमारा जो पूरा फोकस होता है वो अपने डेवलपमेंट में ना होके नंबर्स पे डिपेंड हो जाता है कि हम
परीक्षा में अच्छा कर लेंगे, अभी क्या करना है, अभी चलो ठीक है ये टेस्ट हो रहे हैं होने दो। मतलब हम जो भी करते हैं सिर्फ एग्जाम के लिए करते हैं कि हमारे एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे। मतलब जो भी कंपटीशन होता है वो बहुत अनहेल्दी कंपटीशन हो जाता है कि हम सिर्फ नंबर की वजह से पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया का निष्क्रिय होना। सीखने की प्रक्रिया मतलब इनएक्टिव हो जाती है। जैसे बहुत ज्यादा टाइम होता है टीचर के पास या स्टूडेंट के पास, तो वो मतलब उसकी जो लर्निंग होती है वो स्लो प्रोसेस में चलने लगती है। बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, ना टीचर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं और ना ही स्टूडेंट, क्योंकि वो ये सोचते हैं मेरे पास टाइम बहुत है और हम इसको कर लेंगे। नेक्स्ट है शिक्षक तथा शिक्षार्थियों के मध्य न्यूनतम अंतःक्रिया का होना। जैसे बहुत सारा टाइम होता है हमारे पास, तो हम ये सोचते हैं कि अभी कॉलेज चले जाएं, अभी ना जाएं, फिर अगर हमें कोई प्रॉब्लम भी आती है तो हम ये सोचते हैं बाद में टीचर से पूछ लेंगे। लेकिन अगर यहीं पे हमारे पास टाइम कम हो और एग्जाम आने वाले हो, तो यहाँ पे टीचर भी एक्टिव रहेगा और स्टूडेंट भी एक्टिव रहेगा। अगर स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी होती है वो टीचर से तुरंत पूछेगा। लेकिन एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम में क्या होता है कि वो ये सोचेगा कि हम बाद में मतलब ये चीज पूछ लेंगे। बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। फिर नेक्स्ट है शिक्षक तथा छात्रों को पृष्ठ पोषण ना मिलना। इसमें फीडबैक की प्रॉब्लम होती है कि जैसे हमारा असेसमेंट होता है, तो जैसे एफए टेस्ट वगैरह होते हैं स्कूल्स में, तो उसके थ्रू पता चलता रहता है कि हम मतलब टीचर को भी फीडबैक मिलता है और स्टूडेंट को भी फीडबैक मिलता है कि उसने किस तरीके से सीखा या क्या सीखा, उसके क्या लर्निंग आउटकम्स रहे। लेकिन एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम में क्या होता है कि ना तो ज्यादा मतलब इंटरनल असेसमेंट के थ्रू ना तो कोई टेस्ट होते हैं। तो हमें ये नहीं पता चल पाता है कि टीचर को ये नहीं पता चल पाता है कि वो किस तरह पढ़ा रहा है, उसे कौन सा टीचिंग मेथड यूज करना चाहिए पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। और स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं नहीं समझ पाता है कि वो क्या करे, वो किस तरीके, उसको भी फीडबैक नहीं मिल पाता है कि उसने किस तरीके से सीखा। क्योंकि कोई भी एनुअल एग्जामिनेशन में ना तो एफए टेस्ट होते हैं, इस तरीके के कोई टेस्ट नहीं होते हैं जिससे हमें ये पता चल पाए कि हमने हमने क्या सीखा। हमें लगातार कोई भी फीडबैक नहीं मिलता है। नेक्स्ट है भारत में सेमेस्टर प्रणाली की शुरुआत। भारत में किस किस आयोग ने रिकमेंडेशन दी कि अब यहाँ पे मतलब एनुअल एग्जामिनेशन जो भी है या मार्किंग सिस्टम जो भी है उसकी जगह हमें सेमेस्टर या ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए। तो सबसे पहले बात की थी मुदालियर आयोग ने, जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया था। उसने देखा कि जो भी एग्जामिनेशन सिस्टम में उस समय जो भी शिक्षाविद थे उन्होंने देखा कि जो भी हमारा अभी जो हमारा एग्जामिनेशन का जो भी तरीका है, जो भी इवोल्यूशन का तरीका है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है जिससे हमारा एजुकेशन सिस्टम और सब देशों से मतलब अंडर बिलो चला जा रहा है। तो उसके डेवलपमेंट के लिए हम क्या सुधार करें जिससे कुछ हमारे एजुकेशन सिस्टम में परीक्षा प्रणाली के थ्रू सुधार आ सके। तो सबसे पहले जो अनुशंसा की थी वो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने की थी। फिर नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निर्देश के आधार पर सेमेस्टर प्रणाली की शुरुआत हुई। फिर हायर एजुकेशन में यूजीसी के थ्रू मतलब मतलब पीजी वगैरह में कि सेमेस्टर प्रणाली होनी चाहिए, इन्होंने इसकी रिकमेंडेशन दी। अगर हम भारत में बात करें तो सबसे पहले असम में कोई यूनिवर्सिटी है, उसमें सेमेस्टर प्रणाली की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है सेमेस्टर प्रणाली का परिचय, कि सेमेस्टर प्रणाली आखिरकार क्या होती है। तो जैसे वार्षिक प्रणाली में हमारा जो पूरा सिलेबस होता है वो एक साल के लिए, जो भी करिकुलम डिसाइड होता है वो एक साल के लिए होता है। लेकिन सेमेस्टर प्रणाली में क्या होता है कि उन्हीं पार्ट्स को हम कई पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो सेमेस्टर प्रणाली का सब शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है 6 महीने की अवधि। जब हम वार्षिक जो भी एनुअल एनुअल एग्जामिनेशन का जो भी तरीका होता है या उसका जो टाइम पीरियड होता है उसको जब हम 6 महीने की अवधि में डिवाइड कर देते हैं तो वही हमारा होता है सेमेस्टर सिस्टम। सेमेस्टर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सेमेस्टीन से हुई है जिसका अर्थ है 6 महीने। मतलब सेमेस्टर जो भी उत्पत्ति हुई है वो सेमेस्टीन शब्द से हुई है और जिसका अर्थ होता है 6 महीने। मतलब 6 महीने के जो भी कोर्स होता है उसको हम 6 6 महीने के ड्यूरेशन में डिवाइड कर देते हैं। सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत किसी उपाधि के लिए या कोई भी कोर्स हम कर लेते हैं उसके उसके लिए जो भी निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम होता है उसको 6 6 माह के खंडों में विभक्त कर दिया जाता है। जैसे
अगर हमारा कोई कोर्स 1 वर्ष का है तो उसको हम 6 6 माह में डिवाइड करेंगे तो उसमें 2 सेमेस्टर हो जाएंगे। जैसे 2 सेमेस्टर हो जाएंगे तो जो पहला सेमेस्टर होगा वो हमारा पहला और दूसरा हो जाएगा। तो जो फर्स्ट होगा उसे हम ऑड सेमेस्टर कहेंगे और जो सेकंड होगा उसे हम इवन सेमेस्टर कहेंगे। फिर अगर कोई कोर्स 2 वर्ष का है तो उसमें हम 4 सेमेस्टर में उसको डिवाइड कर देंगे। इसमें 2 ऑड सेमेस्टर हो जाएंगे और 2 इवन सेमेस्टर हो जाएंगे। फिर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम, अगर कोई कार्यक्रम 3 वर्ष का है, जैसे हमारा ग्रेजुएशन होता है, बीएससी हो गया या ऑनर बीएससी हो गया, तो उसमें 3 या 4 वर्ष का होता है। तो इसमें सेमेस्टर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसमें 6 सेमेस्टर बन जाएंगे। इसमें हमारे 3 ऑड सेमेस्टर हो जाएंगे और 3 इवेंट सेमेस्टर हो जाएंगे। और सेमेस्टर प्रणाली की सबसे मतलब जो भी अच्छी बात होती है वो ये होती है कि जो जो भी एक सेमेस्टर के लिए करिकुलम डिसाइड किया जाएगा उसका 6 महीने बाद पेपर हो जाएगा। और जो नेक्स्ट सेमेस्टर होगा उसमें इस तरीके का मतलब जो पिछला सेमेस्टर होगा उससे रिलेटेड, उससे उसके करिकुलम से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं आएगी। मतलब ये कह सकते हैं कि सभी सेमेस्टर्स के लिए अलग अलग करिकुलम डिसाइड होगा। नेक्स्ट है सेमेस्टर प्रणाली की परिभाषा। अकॉर्डिंग टू बेल सैनी 2003 में इन्होंने ये परिभाषा दी थी। इन्होंने बोला है कि इन अ सेमेस्टर सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन 1 year course is divided into 2 semester and 2 year course is divided into 4 semester। मतलब जो बात हमने पीछे कही है वो एक मतलब परिभाषा में फ्रेम कर दी गई है। नेक्स्ट है सेमेस्टर प्रणाली के उद्देश्य, कि जो भी सेमेस्टर प्रणाली आई है वो किस उद्देश्य से लाई गई है। रिप्लेस किया गया है उसको एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम से, तो उसके कौन कौन से नए उद्देश्य हैं, किस लिए वो आई है। तो पहला पॉइंट है छात्रों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए। जैसे एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम में क्या होता है कि हम डिपेंड हो जाते हैं कि हमें नंबर अच्छे लाने हैं और सिर्फ हमें परीक्षा के टाइम ही मेहनत करनी है, उसके अलावा हमें नहीं पढ़ना। मतलब हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमारी लर्निंग जो होती है वो स्लो हो जाती है, हम ज्यादा ध्यान नहीं देते पढ़ने पे। तो सेमेस्टर प्रणाली के थ्रू ये ऑब्जेक्टिव बनाया गया कि हमें छात्रों में व्यापक मतलब उनका जो दृष्टिकोण है उसको ब्रॉड करना है, हमें नैरो नहीं करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे सेमेस्टर प्रणाली में हम पूरे टाइम पढ़ते रहते हैं तो हमें मतलब टीचर भी एक्टिव है या स्टूडेंट भी एक्टिव है, तो हम जितने भी डेवलपमेंट होते हैं उनमें अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। अब वही काम हम 12 महीने में नहीं कर पाते हैं या 1 साल में नहीं कर पाते हैं, जितना काम हम 6 महीने में कर लेते हैं, क्योंकि हम पूरे टाइम एक्टिव रहते हैं। और हम इन सब चीजों में सिर्फ नंबर्स पे डिपेंड नहीं रहते हैं, हम सीखने पे मतलब हमारा कितनी लर्निंग हुई है हम उस पे डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट है छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। कॉन्फिडेंस की बात यहाँ पे इसलिए की गई है कि जैसे हमारा ईयरली एग्जामिनेशन होता है या एनुअल होता है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि अगर कोई बच्चा पूरे साल अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और हो सकता है एग्जाम के टाइम पे वो बीमार हो जाए या कोई फैमिली में ऐसी कुछ क्राइसिस हो जाए जिसकी वजह से वो एग्जाम अच्छे से ना दे पाए। हो सकता है वो मतलब अच्छा स्टूडेंट हो क्लास में और एग्जाम में वो अच्छे से परफॉर्म ना कर पाए। तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो हो जाता है। और अगर उसे फिर से अपने बूस्ट करना है अपने कॉन्फिडेंस को, तो उसे 1 साल का वेट करना पड़े, क्योंकि उसका जो एग्जाम होगा वो पूरा 1 साल बाद होगा। तो सेमेस्टर प्रणाली के थ्रू हम ये कर सकते हैं, जैसे हमारा एग्जाम 6 6 महीने में होता है, तो अगर किसी बच्चे ने जैसे नए कोर्स में एडमिशन लिया और उसे कोर्स ज्यादा समझ में नहीं आया या नहीं वो उस चीज को समझ पा रहा है, तो अगर उसने एग्जाम दिया और उसके नंबर्स कुछ कम आते हैं या उसे कुछ ग्रेड पॉइंट्स कम मिलते हैं, तो वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो डाउन तो होता है लेकिन बहुत जल्दी बूस्ट हो जाता है, क्योंकि वो ये जो कोशिश करता है कि मेरा नेक्स्ट सेमेस्टर आ गया। क्योंकि जब सेमेस्टर एग्जामिनेशन होते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आने से पहले ही हमारा सेकेंड सेमेस्टर शुरू हो जाता है। तो जब वो एग्जाम दे लेता है तो उसको ये पता चल जाता है कि मैं कहाँ पर हूँ, मतलब उसे पता चल जाता है कि मेरी स्थिति कहाँ पे है, मैं किस कहाँ पे लाई कर रहा हूँ। तो वो क्या करता है कि फिर से अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए कि फिर से वो पढ़ाई करता है कि मेरा फिर से एग्जाम होगा, मैं इसने सेकेंड सेमेस्टर में अच्छा करूंगा। तो ये एनुअल एग्जामिनेशन का जो डोज है वो इसके थ्रू रिप्लेस करने की बात की गई है। नेक्स्ट है छात्रों की प्रगति का विस्तृत ग्राफ तैयार करने के लिए। जैसे एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम होता है तो उसमें मार्किंग सिस्टम ही मोस्टली होता है, तो उसमें हम
सिर्फ नंबर्स पे डिपेंड करते हैं, हमारा जो ओवरऑल असेसमेंट है वो नहीं हो पाता है। लेकिन जब सेमेस्टर सिस्टम में होता है तो हम बच्चे की सारी प्रोग्रेस को या ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है, हमारे पास एग्जाम 6 महीने बाद होता है। तो हम पूरी तरीके से स्टूडेंट का मतलब एक तैयार कर लेते हैं कि हमने ये असाइनमेंट दिया है तो ये उसने टाइम पे काम किया है या नहीं किया है, मतलब हर चीज का एक ग्राफ तैयार कर लेते हैं कि हमें इस समय पे ये कोर्स को कंप्लीट करना है, क्योंकि 6 महीने बाद हमारे एग्जाम हो जाएंगे। नेक्स्ट है छात्रों को पाठ्यक्रम की संपूर्ण जानकारी देने के लिए। जैसे इसमें टाइम ड्यूरेशन कम होता है एग्जाम के लिए, तो हम टीचर ये कोशिश करते हैं कि हम स्टूडेंट को अच्छे से मतलब एक्टिव रहते हैं, स्टूडेंट टीचर भी एक्टिव रहता है, तो वो कोशिश करते हैं कि हम बच्चे को क्योंकि जो भी करिकुलम डिसाइड होता है वो 6 महीने के लिए ही डिसाइड होता है, उसमें बहुत सारा कोर्स नहीं होता है। तो वो ये कोशिश करते हैं कि हम इस कोर्स को जल्दी से जल्दी मतलब 6 महीने के अंदर ही हम इसको खत्म कर दें, और कोशिश ये करते हैं कि हम जितना भी करिकुलम है वो पूरा बच्चों को 6 महीने के अंदर ही पढ़ा दें। नेक्स्ट है यूनिट परीक्षा के माध्यम से अंतिम परीक्षा का मॉडल तैयार करने के लिए। जैसे सेमेस्टर एग्जाम होते हैं तो उसके अंतर्गत हमारा यूनिट टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं। तो यूनिट टेस्ट के थ्रू क्या होता है कि हम बच्चों को क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं या उनके नंबर आते हैं। तो जब हम फाइनल एग्जाम मतलब लेते हैं 6 महीने बाद जो एग्जाम होता है सेमेस्टर का, तो उसमें हम कुछ चीजों को जान लेते हैं कि मतलब किस तरीके के हमें क्वेश्चन देने हैं, बच्चे किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि जो भी सेमेस्टर एग्जाम होता है ना, तो उसमें मोस्टली यही होता है कि जो टीचर हमें पढ़ाते हैं वही हमारी कॉपियां चेक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेमेस्टर प्रणाली के प्रकार, कौन कौन सी सेमेस्टर प्रणाली होती है। जैसे तो पहला है 2 सेमेस्टर प्रणाली और सेकंड है 3 सेमेस्टर प्रणाली। तो 2 सेमेस्टर प्रणाली में क्या होता है कि पहले भी हम लोग ये बात कर चुके हैं कि एक एक वर्ष में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो इसमें एक टाइम पीरियड डिसाइड होता है कि जो प्रत्येक सेमेस्टर होगा, एक सेमेस्टर होगा वो 18 सप्ताह का होगा, मतलब 18 सप्ताह उसमें जो भी टीचिंग मतलब टाइम है वो जो भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा उसके लिए 18 सप्ताह का टाइम दिया जाएगा। जिसमें 16 सप्ताह जो होंगे मतलब 16 वीक जो होंगे वो हमारे शिक्षण कार्य के लिए होंगे, और जो दो 2 वीक और डिसाइड होंगे 6 18 में से, उसमें हमें एग्जामिनेशन कराना होगा। तो जो पूरा टाइम डिसाइड होता है वो 18 वीक्स का होता है। फिर नेक्स्ट है 3 सेमेस्टर प्रणाली। जब हम किसी कोर्स को 3 सेमेस्टर में डिवाइड कर दें, जैसे एक वर्ष में 3 सेमेस्टर हो जाए, तो उसमें क्या होगा कि जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 12 सप्ताह का होगा, मतलब जो टोटल टाइम दिया जाएगा वो हमें 12 वीक का दिया जाएगा। उसमें से जो 10 वीक्स होंगे उसमें हम टीचिंग का काम करेंगे, और जो 2 वीक्स होंगे वो एग्जाम के लिए हमारे प्रोवाइड। लक्ष्मी, 1 मिनट, 1 मिनट। ये अच्छा प्रेजेंट कर रही हैं आप, लेकिन ये 3 सेमेस्टर वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आपने लिया? सर ये मैंने बुक से ही लिया है, मुझे भी बहुत कंफ्यूजन था लेकिन बुक में हम्म। ऐसा क्या हुआ है मैंने रेफरेंस क्योंकि किया है। वो ट्राइमेस्टर हो जाएगा, अगर वो 3 है, एक वर्ष में 3 है तो वो यस सर। ट्राइमेस्टर हो जाएगा, ठीक है। सेमेस्टर का मतलब ही ये होता है एक वर्ष में 2 होना, ठीक है उसको। यस सर। हाँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए और यहीं पे अभी क्लास रोकते हैं क्योंकि अगली क्लास की भी टाइम हो गया होगा आपकी। कल अगर आप लोगों की सलाह हो तो आप बताइए, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेकर हम लोग मेजरमेंट की क्लास पढ़ें जिससे कि हम लोगों की प्रेजेंटेशन पूरी हो जाए। हम्म। आप लोगों की कौन कौन सी क्लास फ्री है ये बता दीजिए मुझे। कोई है आपकी क्लास जिसका सिलेबस पूरा हो गया हो, आपकी खाली जा हिस्टोरिकल रही का हो? सब हो गया है सर, है तनुजा मैम का सब हो गया है। अच्छा अच्छा, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का हो गया, और सर बस हम्म, और किसी का भी नहीं हुआ है अभी। अच्छा, मेजरमेंट की अभी क्लास उनकी मैम की चल रही है क्या, प्रियंका मैम की? हाँ यस यस सर। सर, उनकी चल रही है, कल प्रेजेंटेशन था। आज अच्छा, सर आज क्लास होगी शायद उनकी, मैम ने बोला था क्लास के लिए। ओके, ठीक ठीक ठीक। सर एक चलिए चीज और ठीक है। पूछनी थी। की सर क्लास हाँ आपकी हाँ। क्लास, फिर हम लोग एक सर आप अपनी एक क्लास से बता डेढ़ दीजिएगा बजे शेड्यूल। क्लास। कितने बजे? 1 बजे? सर जैसे मैम की क्लास फ्री यस रहती है, सर, 1 बजे हम लोग टाइम फ्री हो जाते हैं। स्टार्ट करें तो फिर 1:30 बजे तक कर लें जैसे मैम की कंटिन्यू। क्लास रहेगी तो फिर हम लोग नहीं ले पाते हैं। आप बताइए क्या हाँ। टाइम क्या सजेस्ट कर रहे हैं?
सर जैसे मैम की क्लास 12:10 से होती थी, वो क्लास नहीं सर आप होती है। जैसा बता दीजिएगा वैसा हम लोग कर लेंगे। तो हम लोग 1:30 बजे तक इस क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, 12:10 वाली। लेकिन 12:10 पे चक्कर ये है कि रिसर्च की क्लास है ना। यस सर। अच्छा सर अच्छा। हम लोग के एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ 4 लोग बचे हुए हैं, वो आप क्लास बता दीजिएगा तब वो वाली कर लेंगे क्लास फिर हम लोग। हाँ हाँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन का पहले कंप्लीट हो जाए, है ना, तो वो वाला जो टाइम मिल जाएगा हम लोगों को, फिर हम लोग दोनों जगह ये चला सकते हैं मेजरमेंट को, है ना। हाँ आप तो बता हाँ, या दीजिए फिर एडमिनिस्ट्रेशन कब करनी है। 1 बजे अगर हम लोग आज टाइम रखते हैं तो आप 1 से 2 तक रख लेते हैं, 1 घंटे में आप लोग प्रेजेंट कर देंगे। यस सर, मैं फिर क्या बोलती हूँ, फिर सर मैं टॉपिक पढ़ा दूंगी पूरा, जो मेरा हाँ टॉपिक है फिर हाँ वही हाँ पढ़ा हाँ दूंगी, फिर हाँ आगे हाँ। वाले नहीं पढ़ाऊंगी मैं। ठीक 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 ठीक। ठीक है, आप लोग यस। जो भी 4 लोग एडमिनिस्ट्रेशन में बचे हैं वो इस तरीके से अपना प्लान बनाएं कि आपका जो कोर टॉपिक है, मेन टॉपिक है, उस पर आते हुए इंट्रोडक्शन वाला पार्ट को थोड़ा सा वो करते हुए पीपीटी दिखाएंगे आप लोग, लेकिन उसको एक्सप्लेन वहीं से शुरू करिए जहाँ से आपने वो वहाँ टॉपिक आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, यस और सर। 1 घंटा सफिशियंट है, 60 मिनट्स आप लोगों के लिए बोलने के लिए, और मैं भी असिस्ट कर लूंगा उतने में। ठीक है, तो 4 लोग आज से शुरू करते हैं, हम लोग 4 दिन का टारगेट रखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को 4 दिन में कवर करना है। ठीक। यस सर। यस सर। हाँ मेजरमेंट की तो फिर मॉर्निंग में ही होगी।